नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों की स्टूडेंट्स के कमेंट्स और उसके आधार पे दो एक्स्ट्रा लेक्चर्स, जो टोटल 63 लेक्चर्स डाले थे मैंने, उसमें दो और एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेके आ रहा हूं उपभोक्ता संरक्षण से रिलेटेड, उपभोक्ता संरक्षण या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड। लेक्चर नंबर 64 पार्ट 1 के तहत, और इसी के बाद लेक्चर नंबर 65 आएगा पार्ट दूसरा, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डिटेल में कवर करेंगे। तो पार्ट 1 का जो खाका है वो आपके सामने है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के एक्ट्स जो है वो आप अच्छे से पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 64 उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित बातों की, ठीक है। और दोस्तों, किसी भी लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो पन्ना कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप जाके और सारे लेक्चर्स पढ़ सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9827580444 पे, ठीक है। पूरी सीरीज की आपको व्हाट्सएप पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं उपभोक्ता संरक्षण में। उपभोक्ता परिभाषा है उपभोक्ता की। तो उपभोक्ता क्या होता है? वस्तु या सेवा का उपयोग करने वाला, ठीक है। वस्तु या सेवा का उपयोग करने वाला क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है या कंज्यूमर कहलाता है। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2(1)D में उपभोक्ता की परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो अब आपका याद करने का काम यहीं से शुरू हो सकता है। अगर एग्जामिनर ने 2-3 क्वेश्चन यहां से डाल दिए तो ये अपने को डर था कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना पढ़ने से अपने क्वेश्चंस हाथ से निकल जाएं। तो सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2(1)D में उपभोक्ता की परिभाषा दी है। तो यही प्रश्न आएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कि किस धारा में उपभोक्ता की परिभाषा है। तो 2(1)D। तो 2(1)D को अपन किस तरीके से याद करेंगे? इसको याद करने का ढंग है, देखिए 2 और 1 कैसा दिख रहा है? रा, और डी से मतलब है धे, तो राधे, राधे, राधे के रूप में अपन याद कर सकते हैं, है ना। या अगर इसको 214 भी लिख दिया जाता, डी की जगह यदि 4 भी लिख दिया जाता तो यह राम के जैसे दिखता है। बड़ा रा और 4 को क्या मानेंगे? राम। तो चाहे राधे हो चाहे राम हो, ये दोनों भगवान हैं। और उपभोक्ता कैसा होता है? भगवान के जैसा होता है। उपभोक्ता किसी भी दुकानदार के लिए उपभोक्ता क्या है? भगवान है, कंज्यूमर भगवान है, ठीक है। तो 2(1)D में उपभोक्ता की परिभाषा आपको याद हो जाएगा, राधे, राधे, ठीक है। अब वाणिज्यिक या विक्रय प्रयोजन से खरीदने वाला उपभोक्ता नहीं कहलाता, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कमर्शियल पर्पस से या वापस से उसको कुछ और बना के बेचने वाला हो तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाता। ध्यान देंगे जरा, है ना। वाणिज्यिक या विक्रय प्रयोजन से खरीदने वाला व्यक्ति जो है वो उपभोक्ता नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण की। उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना इसमें शामिल है। अधिकार तथा उत्तरदायित्वों के संबंध में शिक्षण दिया जाता है। उपभोक्ता को उनके अधिकारों और उपभोक्ता के कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के संबंध में उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाता है, अवेयर किया जाता है, उनको शिक्षित किया जाता है, और उपभोक्ताओं की शिकायत का निवारण भी किया जाता है। किसके अंतर्गत? उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब जो अपने को इंपॉर्टेंट याद करना है, परीक्षा में एज इट इज क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले उपभोक्ताओं का कानूनी संरक्षण। तो उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण देने के लिए समय समय पे बहुत सारे नियम आए हैं स्वतंत्रता के बाद से लेके, ठीक है। तो इनको कानूनी संरक्षण देने के सबसे बड़ा क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का अधिनियम है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लॉज हैं जो कि उपभोक्ताओं के हितों को या इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है सूचना का अधिकार अधिनियम, आप सबको मालूम है, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, दैट इज 2005, ठीक है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम, या इसी को मैं, अगर आपको 2005 याद करना है तो सूचना को मैं बोल सकता हूं थोड़ी देर के लिए पूछना। पूछना मतलब 5, पूछना मतलब 5, ठीक है, याद हो जाएगा। पूछना का अधिकार अधिनियम, पूछना मतलब 5, ठीक है। तो RTI एक्ट कब बना था? 2005 में बना था, ठीक है। दूसरा कानूनी संरक्षण है उपभोक्ताओं के लिए वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, सॉरी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, है ना। आपको सन याद करने हैं। प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछेगा? वस्तु विक्रय अधिनियम कब आया था? तो 1930, 1931, 1932, 1933, इस तरीके के ऑप्शन देगा।
तो वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ आपका आंसर देख के समझ में आ जाना चाहिए वहां पे। तो वस्तु टू फॉर 30 कैसे याद रहेगा, 2 for 30, ठीक है, 1930। 2030 तो आया नहीं है, तो 1930 ही होगा। तो वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तीसरा है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937। कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937, द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एगमार्क। एगमार्क का साइन आपने सुना होगा। कृषि एवं पशु उत्पादों के लिए होता है। कृषि एवं पशु उत्पादन की ग्रेडिंग, मार्केटिंग एवं पैकिंग से संबंधित विभिन्न मानकों को, स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करने का काम कौन करता है, एगमार्क करता है। किससे, कृषि उत्पाद, पशु उत्पाद, इनसे संबंधित पदार्थों की ग्रेडिंग, मार्केटिंग एवं पैकिंग से संबंधित स्टैंडर्ड्स का निर्धारण और उसका रेगुलेशन करने का काम कौन करता है, एगमार्क का अधिनियम 1937। और एगमार्क का हेडक्वार्टर ये आया है शायद परीक्षा में, ये है नागपुर में। कहां पे है, नागपुर में, ठीक है। तो कृषि उत्पाद दी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, एगमार्क, इसी को शॉर्ट में एगमार्क बोलेंगे। इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए, एगमार्क कब आया था, 1937, ठीक है। तो इसको याद करने का जो अपना तरीका रहेगा, अपन थोड़ी देर के लिए एगमार्क को इस तरीके से एगमार्क लिख लेंगे। एगमार्क, एग मतलब अंडा, एगमार्क, ठीक है, विजिबल है ना आपको, एगमार्क। एगमार्क को थोड़ी देर में ऐसे लिखूंगा, और EGG मतलब 3 ये आ जाएगा, और पूरा एगमार्क का 7 आ जाएगा, 3 और 7 37, याद हो जाएगा। एग के EGG 3 और MARK 4, तो 3 और 4 मिला के 7, तो एग के 3 और ये पूरे 7। तो एगमार्क अधिनियम कब आया है, 37 में, याद हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे जरा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, खाद्य मिलावट अवरोध अधिनियम। खाद्य में जो मिलावट होते हैं, इंग्लिश में है द फूड एडल्टरेशन रेस्ट्रेंट एक्ट, अर्थात फूड में जो मिलावट होती है उसको रोकने का अधिनियम है फूड एडल्टरेशन। एडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट। रेस्ट्रेंट एक्ट ये कब आया था, खाद्य मिलावट अवरोध अधिनियम आया था 1954 में। तो इसको याद करने का तरीका दोस्तों अपन ने बनाया है मिलावट को थोड़ी देर के लिए मिलावट, ऐसे अगर मैं लिखूं, ऐसे, है ना, यहां पे थोड़ा सा मिटा रहा हूं दोस्तों मैं, ताकि जगह बन जाए, है ना, इस तरीके से कुछ मिटा रहा हूं। तो मिलावट को थोड़ी देर में के लिए क्या लिख रहा हूं मैं, मिलावट को क्या बोलेंगे आप, मिलावट। तो मिलावट मतलब ED, तो E स्टैंड्स फॉर 5 और D स्टैंड्स फॉर 4। तो मिलावट अधिनियम कब आया है, 1954 में, याद हो जाएगा। मिलावट को आपको क्या बोलना है, मिलावेड VED, तो E स्टैंड्स फॉर 5, D स्टैंड्स फॉर 4। तो 1954 में खाद्य मिलावट अवरोध अधिनियम आया है, याद हो जाएगा दोस्तों। खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित ये चीज इसको रोकता है। फिर नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, आपको याद होगा 2020-21 में जो कोरोना लगा था, उस कोरोना में जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, वो अपनी सर्विस से भाग नहीं जाए डर के मारे, है ना, बुरे समय में भी उनको सर्विसेज देनी पड़ेगी। तो उसके लिए कौन सा एक्ट लगा था, एस्मा। कौन सा एक्ट लगा था दोस्तों, एस्मा, याद होना चाहिए आपको। एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट, अर्थात विपरीत काल में या विपरीत परिस्थितियों में लोग अपनी सर्विस देने से मना नहीं कर सकते। डॉक्टर्स और नर्सेज कोरोना के भय से अपनी सर्विसेज देने से मना नहीं कर सकते, उसको क्या बोला था, एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट। तो एस्मा लगा था कोरोना के समय, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशन के लोगों पे, ठीक है, दवाइयों की दुकानों पे, ये सारी इसी से रिलेटेड वो सर्विसेज थी। यहां पे वस्तु है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अर्थात जो जीवन यापन के लिए जरूरी वस्तुएं हैं उनकी मुनाफाखोरी नहीं करी जा सकती, उनकी कालाबाजारी नहीं करी जा सकती, ठीक है। ये सारी चीजों को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आया है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ठीक है। मूल्यों की वृद्धि नहीं की जा सकती, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, ठीक है।
आपूर्ति, उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण भी नहीं किया जा सकता, कालाबाजारी भी नहीं करी जा सकती, मुनाफाखोरी भी नहीं करी जा सकती। इसे बोलते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। अब इसको दोस्तों याद कैसे करना है? आवश्यक, तो आवश्यक को मैंने बोला एसेंशियल, तो एसेंशियल का मैंने देखिए एस कैसे बनाया है, एसेंशियल का एस कैसे बनाया मैंने, एस 5 यस, ये एस 5 के जैसे लग रहा है ना, तो बस 1955 आपको ऐसे याद हो जाएगा। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब आया है? 1955 में। आई होप दोस्तों बहुत सरल तरीके से आप याद कर पाएंगे, सीधा टिक लगाना है आपको परीक्षा में बस अपना आंसर पहचान के। नेक्स्ट है दोस्तों माप तौल मानक अधिनियम 1976, वेइंग स्टैंडर्ड एक्ट 1976। माप तौल मानक अधिनियम यानी चीजों की सही माप तौल हो, जो बाट होते हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आने लगे हैं लेकिन उनका कैलिब्रेशन होना चाहिए सही। जो सब्जी वाले बाट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उस बाट के पीछे की तरफ सील वगैरह प्रॉपर लगी है, वो 1 किलो का बाट 1 किलो की ही माप का है कि नहीं, उससे कम तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो ये माप तौल से संबंधित मानक अधिनियम 1976 में डिसाइड किए गए। और माप तौल के लिए जो 76 याद करना है वो कैसे याद करेंगे? सच्ची माप, 7-6 को मैं क्या बोल रहा हूं? सच्ची। क्या बोलूंगा? थोड़ा सा इसको वेइंग स्टैंडर्ड को मिटा रहा हूं मैं, यहां पे जगह बना रहा हूं। वेइंग स्टैंडर्ड की जगह मैंने क्या लिख दिया है? सच्ची माप। सच्ची माप, किसी भी चीज की माप कैसी करें आप? सच्ची करें। तो सच छी 7-6 तो याद हो जाएगा सच्ची माप। तो इस तरीके से माप तौल अधिनियम याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है दोस्तों प्रसंविदा अधिनियम 1982 या कोवेनेंट एक्ट। प्रसंविदा अधिनियम 1982। प्रसंविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, या है ना, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को जैसा माल जिस स्थिति में जितने पैसे में जिन शर्तों के तहत देने का वादा किया है, उन शर्तों को एक पक्ष दूसरे पक्ष के लिए पूरा कर रहा है कि नहीं, वही उसी चीज को चेक आउट करने के लिए प्रसंविदा अधिनियम होता है या कोवेनेंट एक्ट होता है 1982। तो आपको कैसे याद करना है? प्रसंविदा, विदा फॉर वियासी, विदासी। विदा को कैसे याद करेंगे? विदासी, व्यासी। ठीक है, तो याद हो जाएगा विदासी, प्रसंविदासी। प्रसंविदा को क्या बोलेंगे आप? प्रसंविदासी, तो बियासी। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा ये साल भी। नेक्स्ट बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इसको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 65 पार्ट 2 में अपन पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। नींद में भी कोई जगह के पूछे तो आपसे बनना चाहिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 86 है, तो संरक्षण फॉर 86, क्षण फॉर 86। ठीक है, इसी तरीके से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, बिस, आपने सुना होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, बिस एक्ट जो है वो 1986 में आया है। याद करने का तरीका मैं बता देता हूं दोस्तों। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986, ये बिस लिखा हुआ मैंने, बिस का बी देखिए ये 8 के जैसा लगता है, ठीक है, और आई जो है वो 1 के जैसा लगता है, और एस कैसा लगता है? 5 के जैसा। ठीक है, तो ये 8 और 1 और 5 मिला के कितना हो जाएगा? 6। 1 + 5 = 6, तो 86 हो जाएगा। कैसे याद करना है? बी को मान लेना है 8 के जैसा, और आई को मान लेना है 1, और एस को मान लेना है 5। तो 1 और 5 कितना हो गया? 6, तो 86। क्लियर है? तो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। ट्रेडमार्क अधिनियम क्या कहता है जी? ट्रेडमार्क अधिनियम कहता है कि धोखाधड़ी वाले चिन्हों को आप उपयोग नहीं कर सकते, है ना, कस्टमर को धोखाधड़ी वाले चिन्हों को आप उपयोग नहीं कर सकते, यह ट्रेडमार्क अधिनियम कहता है 1999। तो आपसे पूछा जाएगा ट्रेडमार्क अधिनियम कब बना था? 1999। कैसे याद करेंगे? ट्रेड जो होता है, ट्रेड 99 का फेर होता है, ट्रेड करना या व्यापार करना 99 का फेर होता है। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि 9 और 9 है, तो नाना का ट्रेड, मेरे नाना का व्यापार क्या है? नाना का ट्रेड, है ना। कैसे याद करेंगे दोस्तों? नाना का ट्रेड, नाना का ट्रेड क्या है? तो नाना 9 नाना का ट्रेड। तो ट्रेडमार्क अधिनियम कब आया है? 99 में। और लास्ट है दोस्तों आज के लिए प्रतियोगिता अधिनियम या कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो प्रतियोगिता कितने लोगों में हो सकती है? कम से कम 2 लोगों में। तो प्रतियोगिता अधिनियम 2002 में, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में आया है।
ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये जो है विभिन्न कानूनी संरक्षण जो है उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले समय समय पे उनके सन के साथ जरूर याद करना है। प्रश्न एज इट इज रखे आ सकते हैं। एग्जामिनर का मन किया तो पता चला एक दो प्रश्न यहां से आ गए और आपने नहीं पढ़ा होगा। बहुत सरल है सब दोस्तों, बस एक बार आप हमारे तरीके से इसको याद कर लीजिए और एग्जाम में अपना सही लगा के आंसर आ जाइए। उपभोक्ता संरक्षण का सेकंड पार्ट लेक्चर नंबर 65 के साथ फिर मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए। ये याद करने का तरीका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तरीका है। इसी सक्सेसफुल तरीके के द्वारा मैंने अपने पटवारी एग्जाम में 100 में से 92 नंबर रिसीव किए थे 2018 में। ठीक है, तो आप इसी तरीके को फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इससे आए हुए हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।